आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ असेसिन्स का। और हमारा ये प्री हिस्ट्री का एक सेक्शन अब हो जाएगा पोस्ट हिस्ट्री का। और फिर अगला सेक्शन इंशाल्लाह हम थोड़े ब्रेक के बाद करेंगे। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा थोड़ी देर के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक जरा ना, हम पहले एक स्टोरी है तो स्टोरी के हिसाब से ही चलते हैं कि जो हमारी स्टोरी है ना वो इसराइल में के इलाके में 1192 में। थोड़ा सा बैकग्राउंड ये दे दूं कि ड्यूरिंग दिस टाइम जो क्रूसेडर्स थे उन्होंने 1099 में टेक ओवर किया था उसका, जेरूसलम का। और सलाउद्दीन अय्यूबी ने आके उनको 90 ईयर्स बाद उनको जेरूसलम से निकाल दिया था। मतलब क्रूसेडर्स का जो ऑक्यूपेशन थी वो खत्म करवा दी थी आखिरकार आगे यूबिस ने। तो ये वो दौर है जिसमें थर्ड क्रूसेड शुरू हुई थी, जो मैंने कहा था कि एक किस्म का रिएक्शन था अय्यूबिद सलाउद्दीन अय्यूबी की इमरजेंस। तो और उनकी जेरूसलम के टेक ओवर के बाद ये एक थर्ड क्रूसेड का दौर चल रहा था। तो ये वो दौर है। और उसमें अभी पूरी तरह हमने ये सारा इसराइल का इलाका और फिलिस्तीन का इलाका वापस नहीं लिया उनसे। क्या नाम है, अपने जेरूसलम से हमने लिया है क्रूसेडर से, बाकी सारा एरिया अभी तक हम वापस नहीं ले सके। तो एकड़ एक एरिया है। ये ऊपर मैंने दो जगहों के नाम तब भी क्रूसेड में लिए थे, एक जेरूसलम और एक एंटीऑक। तो एंटीऑक की तरफ ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ ना अगर जाए जेरूसलम के ऊपर नॉर्थ में, तो एकड़ है सी के साथ, वो सी पोर्ट वाला इलाका है वहां पे। तो वहाँ स्टोरी स्टार्ट होती है 1192 में। तो जेरूसलम हमने लिया 1187 में, तो उसके कुछ 5 साल गुजरे हैं। उसके बाद ये दौर चल रहा है और अभी थर्ड क्रूसेड चल रही है। और ये वाला वो टाइम। तो सिटी ऑफ एकड़ में इसराइल में 1192 में हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। वहाँ पे जो किंग था, कॉनरेड ऑफ मॉन्टफराट जो था ना, जो कि थर्ड क्रूसेड में एक मेजर प्लेयर था यूबिट्स के खिलाफ। और इसको किंग ऑफ जेरूसलम डिक्लेयर कर होने वाला था ये। ऑब्वियसली जेरूसलम उनके अंडर नहीं रहा था, लेकिन जो किंगशिप की जो फैमिली थी जो जेरूसलम पे रूल कर रही थी जब जेरूसलम क्रूसेडर्स के अंडर था, तो तब उस फैमिली से ये भी था, मतलब ये उस फैमिली में मैरिड था। तो इसलिए ये भी अब किंग बनने वाला था जेरूसलम का सून था। और ये बड़ा ही मतलब एक वो क्रूसेडर किंग एक किस्म का था, और ये मेजर प्लेयर था जो आगे होने वाला था थर्ड क्रूसेड के अंदर। तो ये वापस आ रहा था एकड़ में स्ट्रीट, दोपहर के टाइम ये वापस आ रहा था। और इसने स्ट्रीट में देखा कि दो आदमी खड़े हैं, और इसने उन दो आदमी को पहचाना। वो दो आदमी इसकी नज़र में क्योंकि उसने उनको बहुत देर पहले भी बहुत अच्छे से देख रहा था, तो उसकी नज़र में उसके लॉयल सब्जेक्ट थे, वही लोग जो उसके लिए काम करते थे। मे भी शायद दो मॉन्क्स हों, मे भी शायद दो उसके वर्कर्स हों। उसने उनको ऐसे ही रिकग्नाइज किया। और उन्होंने जब इसको ग्रीटिंग दी तो ये स्लो हुआ अपने घोड़े पे, और इसने उनको उनकी ग्रीटिंग का जवाब दिया, और उसकी नज़र में उसके लॉयल लोग थे। बट द मोमेंट वो स्लो डाउन हुआ तो उन दोनों आदमियों ने दो छुरियां निकाली दोनों ने, और उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। और अटैक करके उसको गिरा दिया, और घोड़े से उसके, और उसको स्टैब करते रहे चेस्ट में, जब तक कॉनरेड ऑफ मॉन्टफराट जो था, किंग जो था, वो मर नहीं गया। जब उन्होंने मार दिया तो उसके गार्ड्स जो थे उन्होंने इमीडिएटली इन दोनों आदमियों का पीछा किया। और उन्होंने इन दोनों आदमियों को एक को तो पकड़ लिया और उसको फौरन मार दिया, स्ले कर दिया। दूसरे को उन्होंने काफी देर चेस किया और आखिरकार कैप्चर कर लिया। कैप्चर करके उन्होंने डिसाइड किया कि इसको अजियत से मारेंगे। तो उन्होंने इसको कहा कि हम इसको पूरे सिटी में ड्रैग करेंगे, इसकी बॉडी को, जब तक ये मर नहीं जाता ना, घसीट घसीट के इसको बांध के घसीटेंगे। लेकिन वाइल दे वर डूइंग इट, तो उसने एक डेक्लेरेशन की बनने से पहले अपने। और वो बनने से पहले बात कह के चला गया कि ना तो मैं क्रिश्चियन मॉन्क हूँ, और ना मैं कोई एजेंट हूँ यूबिट्स का। जो यूबीओ ने, तुम्हें लग रहा होगा कि यूबीओ ने भेजा है मुझे तुम लोगों के खिलाफ, या मुझे किसी क्रिश्चियन किंगडम ने भेजा है। कोई क्रिश्चियन किंगडम में कॉमन था कि एक दूसरे किंग्स को मरवा देते थे। मैंने किंग को इसलिए मारा है, मैंने कॉनरेड ऑफ मॉन्टफराट को इसलिए मारा है क्योंकि मैं ऑर्डर ऑफ असैसिन्स में से, और मेरे इमाम ने मुझे ऑर्डर दिया था कि तुम्हें एलिमिनेट किया जाए, तुम्हारे किंग को। और वो उतनी देर में, उसके बाद वो मर जाता है। और यहाँ से हमें, यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर ऑफ सेशंस काफ़ी देर से थे। लेकिन यहाँ पे उनकी पहली, यानी जो क्रिश्चियन किंग के खिलाफ एक जो उन्होंने कंपेन शुरू की थी, वो यहाँ पे पहला उसका नजर आया इमेज। और ये जो साइन है शेर का, और ये जो उसके अंदर लिखा हुआ, ये उनका सिंबल है ऑर्डर ऑफ सेशंस का। अब थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ सेशंस के बारे में बैकग्राउंड, और फिर हम उनके आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं बैक एंड फोर्थ करूंगा क्योंकि अभी हम 1192 में थे, अब हम थोड़ा पीछे जाने लगे। लेकिन कुछ नहीं होता, वो समझ इंशाल्लाह इवेंचुअली जब सारा कुछ टाइन इन होगा तो क्लियर हो जाएगा। हुआ ये था कि ये इजिप्ट में रहते थे, लोग थे, शिये थे, एंड ये इजिप्ट में रहते थे। इजिप्ट में फातमिद दौर दौर था बिफोर द यूबिन्स। अब हम थोड़ा पीछे चले गए, 1090 में चले गए। मतलब अभी हम 12th सेंचुरी में थे, अब हम 11th सेंचुरी में चले गए, 100 साल पहले।
तो इजिप्ट में फातमिड डायनेस्टी का रूल था, तभी यूबिट्स तो नहीं थे, और तब क्रूसेड्स भी नहीं हुई थी अभी तक, और फातमिड डायनेस्टी का रूल था। और वहाँ पे जो नेक्स्ट जो उनका कैलिफ बनना था, नेक्स्ट लीडर जो बनना था, वो एक आदमी था, उसका नाम था निज़ार। निज़ार ने बनना था, जो उस टाइम फातमिद जो सुल्तान था उसका बेटा था, तो उसने बनना था अगला हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन और जो उसके फॉलोअर्स थे निज़ार के, वो समझते थे कि खुदा ने, अल्लाह ताला ने चूज किया है निज़ार को टू लीड द फात। तो वो इतने उसके पक्के बिलीवर्स थे, और ये थे क्योंकि फातिमा में बताया था कि शिया सेक्ट थे। तो और ये स्पेशली ये जो थे निज़ार के फॉलोअर्स, ये इस्माइली सेक्ट, जो शियों का इस्माइली सेक्ट है, ये उसको बिलोंग करते थे। सिर्फ इस रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि कौन है। तो हुआ ये कि निज़ार ने जब इवेंचुअली बारी आई उसका किंग, उसकी सुल्तान बनने की बारी आई, तो मैं तेरे को पहुंचा पे बाहर पड़ गया है। माइक बंद करने पीछे जिसका भी वहाँ डिस्टॉर्ट होगी। तो अब हाँ, तो मैं निज़ार की बात कर रहा था कि निज़ार जब इवेंचुअली बनने लगा हेड अपना, वो कैलिफ सुल्तान बनने लगा, तो उसके जो अपोनेंट्स थे उन्होंने उसको मार दिया, पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने उसको मार दिया। और जब उसको मारा तो उसके जो फॉलोअर्स थे उनको भी परसिक्यूट करना शुरू कर दिया निज़ार के, और इवेंचुअली ये जो फॉलोअर्स थे ये अलग हो गए। ये थे शियों के सेक्ट के इस्माइली ब्रांच से, और फिर इन्होंने अपने अपने आपको के निज़ार के फॉलोअर्स थे, तो इन्होंने एक और सब ब्रांच बना ली जिसका इन्होंने नाम दिया निज़ारी इस्माइल, क्योंकि निज़ार के फॉलोअर्स थे और इस्माइली सेक्ट के थे शियों के। तो ये निज़ारी इस्माइली इन्होंने अपने आप को ये ब्रांच बनी, एक उनकी सब सेक्ट बन गया किस्म का। और इन्होंने ये डिसइनहेरिट हो गए, और ये इवेंचुअली छोड़ के चले गए इजिप्ट को। इनको बेसिकली वहां से निकाल दिया गया जो फॉलोअर्स थे, और ये उसके जो फॉलोअर्स थे निज़ार के, वो इजिप्ट से चले गए और नॉर्थ की तरफ गए। इसमें एक बड़ा मेजर बंदा था, उसका नाम मैं बताता हूँ, उसका नाम था हसन शाह साबा। और वो बेसिकली निज़ार का पक्का फॉलोअर था, और वो इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर भी था। और उसने वो काफ़ी देर इजिप्ट में भी रहा, पहले वो इजिप्ट में उसको जेल में बंद कर लिया था, वैंती उसको छोड़ दिया। तो जो हसन था ना, उसने वहाँ पे निज़ारी के जो फिलॉसफी थी और उसकी थियोलॉजी थी ना, वो स्प्रेड करना शुरू। और उसके बाद वो डिफरेंट जगहों पे ट्रैवल करता रहा। इस दौरान सल्जूक मर्ज हो गए, जो तुर्कों की मैंने स्टेट के बारे में बात की थी, वो मर्ज हो गई। और 1081 में जब सल्जूकों ने अब्बासियों के ऊपर टेक ओवर किया, ये भी मैंने बताया हुआ क्रूसेड्स के अंदर कि उन्होंने अब्बासियों के ऊपर टेक ओवर किया था। और जब ये टेक ओवर हुआ अब्बासियों के ऊपर, तो अब एबस जो अब्बासी थे वो सिर्फ कैलिफ की पोजीशन उनके पास थी, बाकी जो मेन पावर थी वो सल्जूकों के पास चली गई थी। तो जब ये हुआ तो उन्होंने, ये सल्जूकियों ने क्या किया कि उन्होंने जो इस्माइली सेक्ट के लोग थे ना, उनके खिलाफ परसिक्यूशन शुरू कर। तो उसमें ये निज़ारी भी स्पेशली थे, क्योंकि और एक्सट्रीम थे, तो इनके ऊपर तो सबसे ज्यादा परसिक्यूशन होने लग पड़ी। हसन इस दौरान ना स्टडी करता रहा अपने दुश्मनों को। उसकी नज़र में ऑब्वियसली परसिक्यूशन हो रही थी, तो उसकी नज़र में वो दुश्मन ही थे ये लोग सारे जो सुन्नी थे। तो वो उनको स्टडी करता रहा, और अगले 9 साल स्टडी करता रहा। और उसने देख ये तो रियलाइज कर लिया कि मैं इतनी बड़ी फौज नहीं तैयार कर सकता जितनी बड़ी सल्जूकियों के पास है या अब्बासिद के पास है। और उसको ये भी पता था, और क्योंकि उसके फातिमिद बैकिंग भी नहीं थी उसके साथ पीछे जो उसके सेक्ट के थे, तो उसको वहां से भी था कि कोई सपोर्ट नहीं आएगी। और उसको ये भी पता था कि उसके पास कोई वेल्थ नहीं होगी इतनी बड़ी कि वो मतलब इतनी वेल्थ मैच कर ले। तो उसने डिसाइड किया कि एक ऐसी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की कि कम नंबर्स में, कम तादाद में, कम वेल्थ के साथ भी वो एक पॉलिटिकल कंट्रोल भी रख सके और अपनी इन्फ्लुएंस भी रख सके और काम भी कर सके। तो उसने एक यानी जिसकी वजह से उसने फिर इस असैसिन के ग्रुप को यू नो उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट की। और फिर क्या हुआ कि उसने जो पर्जिया में एलमूद कासल जो था ना, वो वहां पे उसने, ये कासल आज भी वहां पे इसके रूइंस या वहां पे हैं पर्जिया में। तो इस कासल को इधर उसने रुख किया, और उसने यहाँ पे, पहले सल्जूकियों का कंट्रोल था लेकिन उसने जाके यहाँ कंट्रोल लिया, और उसने यहाँ पे टेक ओवर कर लिया इस कासल का। और वो यहाँ रहने लग पड़ा। और यहाँ पे उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना स्टैब्लिश की, इस ऑर्डर को स्टैब्लिश किया, ऑर्डर ऑफ असैसिन। और उसने क्या किया कि उसने जो नेबरिंग कासल्स थे और डिफरेंट एरियाज थे वहाँ पहाड़ों पे उसने कासल बिल्ड करना शुरू करवाया, और डिफरेंट जगहों पे पर्जिया में और सीरिया में मेजरली उसने किले, पहाड़ों के ऊपर, हिल्स के ऊपर किले जो थे ना वो बिल्ड कराए। तो ये, और उसने इन जगहों पे अपनी, और यहाँ पे किले बिल्ड करके यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सैसन्स ने अपनी ये बेसिकली अपनी हाइड आउट भी समझ लें, यानी उनकी सेंटर पोजीशन यहाँ पे थी, या उनका कंट्रोल यहाँ पे था इस सारे एरिया। यहाँ तक तो होपफुली समझ आ गई होगी आप लोगों को।
जी हाँ ठीक जी। क्लियर है यहाँ। ठीक है। तो उसके बाद ये होता है कि जब ये अब दुनिया की नज़र में ऑब्वियसली ये हेरेटिक्स बन गया। हेरेटिक्स का मतलब ये नॉन बिलीवर्स, और क्योंकि शिया थे और एक्सट्रीम भी थे, और फिर ये काम जो कर रहे थे उसके बाद इनको हेरेटिक्स डिक्लेयर कर दिया मोस्टली सुन्नियों ने, तो कि ये पहाड़ों में रह रहे हैं और ये कत्लेआम कर रहे हैं। और ये कत्लेआम तो नहीं कर रहे थे, नहीं, कत्ल करते हैं लोगों का एंड सो ऑन। और लोगों का कत्ल ये नहीं करते थे, स्पेसिफिकली लीडर्स का कत्ल करते थे। अब इनके बारे में ये कि ये अपनी तन्हाई में ये किलों में रहते थे इन पर्शियन और सीरियन माउंटेन्स, और वहाँ पे उन उन किलों की दीवारों में, और वहाँ पे इन्होंने अंधेरों में रह के इन्होंने अपनी ट्रेनिंग लेते थे, इनके जो असैसिन्स थे। और वहाँ पे जो उनके एल्डर्स थे वो कुरान सिखाते थे उनको, और कुरान के अकॉर्डिंग वो चलना शुरू हुए, अपनी जिंदगियों को गुजारना शुरू हुए। और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी स्टेल्थ में, डिस्गाइज में, और कैसे उन्होंने इसके अकॉर्डिंग असैसिन्स की ट्रेनिंग दी जाती थी एक किस्म की। और फिर बहुत सारे लेजेंड्स बने कि कैसे असल में मतलब बैकग्राउंड क्या था। ये वैसे ये अलमुद कासल की बैक साइड है, तो ये हिल पे था, पहाड़ के ऊपर, इसलिए मैं कह रहा था हिली एरिया में था। लो लैंड पे किले नहीं थे इनके, बड़े ऊपर हाई लैंड में किले थे। तो लेजेंड्स बहुत सारे बने इनके बारे में, रूमर्स भी बहुत सारी फैली कि ये असैसिन ट्रेन किस तरह करते हैं, ये असैसिन तैयार किस तरह करते हैं, क्योंकि ये असैसिन खतरनाक थे। ये जहाँ जाते थे वहाँ पे मतलब जब असैसिनेशन का ऑर्डर मिलता था तो ये बंदे को असैसिनेट करके ये फारिग होते थे, मतलब, और स्किलफुल थे, और इनको खौफ नहीं आता था मरने से खुद भी। तो बहुत सारी रूमर्स फैली। वी डोंट नो कि सच क्या था, इन्होंने सच क्या क्या, लेकिन वन ऑफ दोज रूमर्स ये भी थी कि ये बॉयज यंग लड़कों को लेते हैं और उनको फिर ड्रग करते हैं, और ड्रग करके उनके अंदर से खौफ खत्म कर देते हैं। तब तक ड्रग करते हैं जब तक उनके अंदर से खौफ नहीं मिट जाता, और उसके बाद उनको ट्रेन करते हैं टू किल। एंड वंस उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो इनको फिर असैसिन तैयार करके ये भेज देते हैं। तो ये यहाँ पे था, इनका जो हेड होता था इस सारे ऑर्डर का, उसको इमाम कहते हैं। जैसे शियों के इमाम है उसी तरह, क्योंकि ये उसी ब्रांच से थे तो ये इमाम, हेड इनके इमाम था। जो भी, और आगे हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में कि वो जो उस दौर का इमाम थे जो हमें पर्टिकुलरली इंटरेस्ट करता है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री में पार्ट है। तो अब हुआ ये कि जब ये मर्ज हुए, और क्योंकि ये एक डिफरेंट सेक्ट के थे, क्योंकि ये जो असैसिन्स थे ये डिफरेंट जगहों पे किंग्स को मार रहे थे, तो फिर जो अब्बासी खलीफा था उस दौर का बगदाद में, उसने तो अपनी आर्मी तैयार की इनके खिलाफ। उसने ही स्टार्टेड रेजिंग एन आर्मी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ असैसिन, और उसने कहा कि मैंने इनको खत्म कर दिया। और उसने अपना इनके इनके खिलाफ अटैक भी सोचा करने का, लेकिन इसी दौरान, इसी रात, मतलब जिस रात अगले दिन उसने हमला करना था, उस रात ही उसको मार दिया गया, असैसिन्स ने आके उसको मार दिया, उस अब्बासी खलीफे को। और उसके बाद क्या होता है कि उसका बेटा जो है वो आया, वो बना उसके बाद कैलिफ, और उसने डिसाइड किया कि मैंने अपने बाप के खून का बदला लेना है। और उसने 3 साल लगा के प्रेपरेशन की, और 3 साल बाद उसने पूरी फौज इकट्ठी की कि उसने एक्सटर्मिनेट कर देना ऑर्डर ऑफ असैसिन्स को। और फिर 4 सेशंस रात को उसके कमरे में दाखिल हुए और उसको मार के चले गए जब उसने सारी तैयारी कर ली। तो वो भी एलिमिनेट कर दिया इन्होंने। तो बासियों ने इनका पीछा छोड़ दिया। उसके बाद उनको पता था कि हमसे डील नहीं हो रहे, और ये जब हम प्लान करते हैं ये हमें आके मारते हैं। उनका रूल ये था कि हमारे हमें तंग ना करो, हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, लेकिन और हम बाकी अपने अब जो एनिमीज है उनको डील करेंगे। कोई जनरल है, कोई फौजी है जिससे उनको मसला है तो उसको मारते थे, लेकिन मेन कैलिफ को उनका नहीं था। अगर कैलिफ इनके खिलाफ कुछ करता था तो फिर उसको इनको ये उसको मारना चाहते थे। ये पिक्चर इस टाइम महमूद कासिल की है, लेकिन थोड़ी सी वो डिजाइंड है ताकि समझ आए कि उस दौर में किस तरह का था, क्योंकि अब किला जो है वो मैंने बताया रूइंस में अब। उसके बाद ये हुआ कि जो सल्जूक तुर्क थे उनका जो सुल्तान था, क्योंकि सल्जूकियों का तो वैसे ही इनसे बहुत देर क्लैश चल रहा था, वो मैंने पहले बताया कि उन्होंने इस्माइलियों के खिलाफ परसिक्यूशन शुरू की थी पावर में आते ही, तो उन्होंने भी नजारियों के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दी, बेसिकली ऑर्डर ऑफ सेशंस के खिलाफ। और जब उन्होंने जंग डिक्लेयर की तो जब उनका सुल्तान है वो सुबह उठा तो उसके बेड साइड पे छुरी लगी हुई थी, बिल्कुल बेड साइड के साथ। और उसके फिर सर्वेंट ने आकर उसको बताया कि जो इमाम है ऑर्डर ऑफ असैसिन्स का, उसने लेटर भेजा उसको, बेसिकली उसके लिए पैगाम भेजा है कि अगर मैं चाहता तो, और मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी नीयत ना होती मेरी, तो ये जो छुरी है बेड साइड की बजाय तुम्हारी चेस्ट में होती, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हूँ इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो सल्जूक सुल्तान ने भी इनकी जान छोड़ दी, उसने भी इनका पीछे छोड़ दिया, उनको भी पता था हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते कि ये इतनी स्किल होल्ड करते हैं। तो मेनली ऑर्डर ऑफ सेशंस की जो स्किल थी और पावर थी वो इन स्टेल्थ में थी, छुप के हमला करने में, स्पाइंग में थी, और असैसिनेशन में थी, ना कि कोई प्रॉपर ऑल आउट जंग में घोड़े दौड़ा के जंग लड़ना। दैट वाज नॉट देयर ट्रिक। वो जंगे नहीं लड़ते थे, सीजेस नहीं करते थे। उनका काम था मेन जो है ना, हेड जो है स्टेट का जो भी है, जो उनके खिलाफ है उसको एलिमिनेट कर, या कोई जर्नैल है बड़ा, या कोई बड़ा गवर्नर है उसको एलिमिनेट करते थे, उनको
इसलिए, और वो जब वो एलिमिनेट हो गया तो उसके फॉलोअर्स खुद ब खुद बैठ जाते थे और उनको फिर लड़ने की वो आते ही नहीं थे इनके लिए। तो उसके बाद ये है कि इनका प्रेफर्ड मेथड ऑफ किलिंग छुरियों से मारते थे, ऑब्वियसली डैगर्स जिनको कहा जाता है। नर्व पॉइजन इस्तेमाल किया करते थे और एरोज इस्तेमाल करते थे। आर्चरी से भी इनका काम था, आर्चरी की हमने पिछले लेक्चर में थोड़ी सी बात की थी। लेकिन इनकी मेजर पावर फियर में थी, जो खौफ इन्होंने फैलाया अपनी प्रेजेंस से असैसिन्स ने, वो इनकी मेजर पावर बना इनकी इन द वर्ल्ड। और फिर ये हुआ कि इनका जो नेक्स्ट फेज है, यहाँ तक क्लियर होगी अभी तक स्टोरी, ताकि मैं आगे चल सकूँ। ये clear है। चलो, ठीक। तो चले आगे। ये जो मैप है इसमें, ठीक है, तो ये जो मैप है इसमें, ये जो ब्लैक आपको ये शेप्स नजर आ रही हैं, इनके फोर्ट्स थे, जो मैं कह रहा हूँ किले थे इनके। तो ये डिफरेंट जगहों पे ना, मतलब ये पर्जिया के अंदर और फिर सीरिया के अंदर वो एजेस पे। तो ये बिल्ड इन्होंने काफी सारे थे। इनके हेडक्वार्टर एक था एलमुट कासल जो मैंने दिखाया पीछे, और उसके बाद काफी सारे और किले थे जहाँ पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी। और भी नजारी इस्माइली थे जो असैसिन्स नहीं थे, वो वैसे रहते थे, वो अपना काम कर रहे होते थे, उनका कोई नहीं था, वो लो लैंड में रहते थे। ये अपने जो असैसिन्स थे ये किलों में रहते थे, अपनी अपनी सिक्लूजन में रहते थे, अलग रहते थे सब, और अपनी ट्रेनिंग करते थे और सो ऑन। अब हुआ ये कि अब एकदम से पावर शिफ्ट हुआ पूरी दुनिया के वर्ल्ड मैप पे, एकदम से शिफ्ट हुई पावर। वो हुआ ये कि मंगोल आ, जब मंगोल आए और उन्होंने चाइना पे टेक ओवर किया था। जब और ये अब क्योंकि हम आ गए हैं कि मैंने बताया था सबसे पहले कि हम पहले तो मैंने जरा फिर फॉरवर्ड करके स्टोरी सुनाई थी कि उन्होंने कॉनरैड को मारा जो किंग था, क्रूसेडर किंग। लेकिन उससे पहले भी मैंने कहा कि 1090 में स्टार्ट हुए थे, तो इनकी स्टार्टिंग थी 1090 में, हसन ने की स्टार्टिंग। और उसके बाद वो 1192 में क्रूसेडर्स के खिलाफ इन्होंने काम शुरू किया था। उसके दौरान इन्होंने ये मुस्लिम स्टेट्स के खिलाफ भी लड़ते रहे, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। और अब मंगोल जो है ना, वो तो 13th सेंचुरी में आए हैं, मतलब 1200 में आए थे। तो अब वो आए हैं एकदम से मैप पे। और मंगोलों को इनकी खबर पहुंच गई कि ऑर्डर ऑफ असेसिन्स के बारे में, कि ये बागी हैं और ये डिफाइंट हैं और ये बात नहीं मानते और ये लड़ते हैं, और ये मतलब ये आराम से नहीं मानेंगे। और इनको अगर हम इनसे मुआहदा भी करें ना, क्योंकि उन्होंने इनसे बात की थी और इन्होंने कुछ हाँ या ना में नहीं रिप्लाई किया था कि हम खान को मानेंगे नहीं। तो उनको ये पता था अंदर के उनके खान को कि उस दौर का था, ये चंगेज खान के बाद का दौर है, मोंका खान का दौर। तो उसने उसको पता था ये अच्छी तरह कि ये मानेंगे नहीं हमारी बात, और इनको एलिमिनेट करना ही जरूरी है ऑर्डर ऑफ। तो अब हुआ ये कि मंगोलों को इनका पता था। उस दौर में जो इमाम था इनका ऑर्डर ऑफ सेशन का, अलाउद्दीन मोहम्मद द थर्ड जो था ना, वो उसने सेंस कर ली ये बात काफी देर पहले ही कि मंगोलों का हम पे कोई ट्रस्ट नहीं है, और उनको हमारी आदतें भी बताएं और वो हमारे खिलाफ आएंगे। जो इमाम बेसिकली इनका सेशन का जो हेड था उस बात का, तो उसको पता चल गया, उसको आइडिया हो गया कि ये हमारे खिलाफ अटैक करेंगे और कैंपेन करेंगे। और उसको ये भी आइडिया था कि ये बाकी मुस्लिम स्टेट्स को भी डिस्ट्रॉय करेंगे और इवेंचुअली ये यूरोप तक भी पहुंचेंगे। तो उसने जो उस दौर का अब्बासी खलीफा था उसको लेटर लिखा और उसको कहा कि हम अलायंस बनाते हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ सेशन के इमाम ने लेटर लिखा, कांटेक्ट किया बाकी मुस्लिम स्टेट्स को कि हम एक अलायंस बनाते हैं, और हम वेस्ट से भी कांटेक्ट करते हैं, मतलब हम क्रिश्चियनडम जो है, क्रिश्चियन किंगडम्स जो हैं फ्रांस के, इंग्लैंड के किंग्स हैं, उनसे भी जाके बात करते हैं, और हम एक बड़ी अलायंस बनाते हैं मंगोलों के खिलाफ और उनको एलिमिनेट कर देते हैं, मंगोलों को हरा देते हैं एक दफा। उसके बाद फिर हम अपने डिफरेंसेस खुद ही देख लेंगे। तो जो बासी खलीफा था वो माना इस बात पर, और उसने कहा कि हम एनवॉइस भेज देते हैं वेस्ट में इनके साथ। फिर उसने कहा पहले हमें वेस्ट से तो कांटेक्ट करें। तो उस दौर का जो अब्बासी खलीफा था, साथ अलाउद्दीन मोहम्मद ने अपने एनवॉइस भेजे, ऑर्डर ऑफ सेशन के हेड ने और अब्बासी कैलिफ ने अपने एनवॉइस भेजे वेस्ट। और वो किंग ऑफ फ्रांस से और इंग्लैंड से जाके मिले, और उन्होंने जाके ये रिक्वेस्ट की हम अपने डिफरेंसेस साइड पे रखते हैं और हम एक अलायंस बनाते हैं मंगोलों के खिलाफ, अदरवाइज ये आएंगे और ये क्रिश्चियन किंगडम तबाह कर देंगे, और ये मुसलमानों पर तो अटैक करना ही करना है, इन्होंने क्रिश्चियन को भी नहीं छोड़ना। तो वो माने या ना माने, बात ये हुई कि वहाँ का जो बिशप था, जो हेड बिशप था, उसने अंदर इंटरवीन किया, और उसके अपने वर्ड्स यही थे कि इन कुत्तों को एक दूसरे से लड़ने दो और इनको एक दूसरे को काटने दो, और ये अपने एक दूसरे को खुद ही खा के सब, मतलब एक दूसरे को खुद ही काट काट के मार देंगे। मतलब मंगोल और मुसलमान एक दूसरे को खुद ही काट काट के मार देंगे, हमें इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, तो इसलिए तुम लोग और उसने बेसिकली इनकार कर दिया क्योंकि तब चर्च की पावर बहुत स्ट्रांग थी उस दौर में। तो ये एनवर्स वापस आ गए, और फिर ये बात बिल्कुल बैकफायर की, और वही हुआ जो अलाउद्दीन मोहम्मद III कह रहा था बहुत देर से उनको,
वो उन्होंने सबसे पहले रशिया में हमला किया, जो क्रिश्चियन किंगडम, जहाँ जो रशियन क्रिश्चियन किंगडम्स थे उन पे हमला किया मंगोलों ने, और उन्होंने उनको तबाह कर दिया। और वो करते कराते यूरोप पे भी पहुंच गए, और फिर सेंट्रल यूरोप पे पहुंच के भी उन्होंने वहां पे जो जो किंगडम थे उनको छोड़ा ना, तो क्रिश्चियनडम भी बचा नहीं है उनके हाथों। और बिल्कुल मुसलमानों ने मतलब ऑर्डर ऑफ असेसिन के इमाम ने बिल्कुल सही बात की थी उसको, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। जब ये रिजेक्शन होगी ना, और अब्बासी भी साइन से हट गए, मतलब उन्होंने भी हिस्ट्री देने की कोशिश की इनको आगे, तो अलाउद्दीन को पता चल गया कि अब कोई सपोर्ट नहीं है हमारी, कोई मुस्लिम स्टेट मदद करने को तैयार नहीं है, और क्रिश्चियन स्टेट्स भी तैयार नहीं है हमारी सपोर्ट करने के लिए। तो उसको पता था कि कोई हेल्प नहीं आ रही, तो उसने फिर अपना एक्शन प्लान बनाया कि मंगोलों के खिलाफ मैंने क्या करना है। उसको पता था सबसे पहले उसके किले हिट हो। तो उसने जो मंगोल जनरल था एक, अ, चुगताई जो था, उसके टेंट में घुस के अपने असैसिन्स घुसवाए उसके टेंट में रात को, और उन्होंने उसको असैसिनेट कर दिया। और बेसिकली उसने बेसिकली पहला अटैक शुरू किया कि इनके जो मेन मेन जनरल हैं उनको डील करेंगे, और इवेंचुअली खान तक पहुंचेंगे, और इनको इनको छोड़ना नहीं, क्योंकि उसको पता था कि और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना हम मारे जाएंगे। तो उसने सबसे पहले जो उनका एक जनरल था उसको मरवाया। जब ये हुआ तो जो मोंका खान था उस दौर का, जो मेन ग्रेट खान था, जो उसका ग्रैंड सन था चंगेज खान का, उसने हलाकू खान को, जो खुद भी ग्रैंड सन था चंगेज खान का, उसको बुलाया। तब हलाकू खान हेड नहीं था। उसको बुलाया हलाकू खान को, और उसको ऑर्डर दिया कि तुम ऑर्डर ऑफ असेसिन्स को, नजारियों को जाके दबाओ, बर्बाद कर, और अगर वो तुम्हारी बात मान जाए तो ठीक है, अगर ना माने तो उनको छोड़ना नहीं। अब हुआ ये कि उसने फौज इकट्ठी की हलाकू खान ने, और वो ही प्रोसीडेड टुवर्ड्स दी हेडक्वार्टर्स, जो ऑर्डर ऑफ सेशन के किलों की तरफ उसने अपनी फोर्सेस लेके चल पड़ा कराक्रम। और हुआ ये कि जो उनका बेटा ख्वारशाह जिसका नाम था, वो वो उसको लगा, और बहुत सारे असैसिन्स को लगने लग पड़ा, और बहुत सारे लोग कहने लग पड़े कि अलाउद्दीन जो है ना वो पागल हो गया, उसने इतनी बड़ी पावर को चैलेंज कर लिया मंगोलों जैसी। और उसका अपना बेटा भी ये कहता था ख्वारशाह, और उसने भी ये समझा कि हम हार जाएंगे मंगोलों के खिलाफ, तो इसलिए हमने ये बहुत बड़ी गलती करें उनको चैलेंज करके। तो उन्होंने फिर कुछ असैसिन्स ने मिलकर, और ख्वारशाह के एग्रीमेंट, और ख्वारशाह भी उसमें पूरा उसका भी हाथ था, उन्होंने मिलकर अलाउद्दीन को असैसिनेट करवा दिया। अपने बाप को बेसिकली ख्वारशाह ने मरवा दिया, जो इमाम था, हेड था। और ख्वारशाह खुद जो है ना वो इमाम बन गया। लेकिन इससे पहले इसी दौरान, इसी पीरियड के दौरान अलाउद्दीन एक काम कर गया था, कि जो मोंका खान था, जो उस टाइम कराक्रम में बैठा था, उसको जब उसको रूमर पहुंची, उसको खबर पहुंची, पहुंचाई गई कि 400 असैसिन्स ना अलाउद्दीन ने भेज दी, कराक्रम के अंदर पहुंच गए। मतलब वो मोंका खान को उसने बेसिकली टारगेट कर लिया था, ग्रेट खान को, और लोकेट भी कर लिया, और फिर उधर पहुंच भी गए, इन्फिल्ट्रेट भी कर लिया इस तरह से। तो उसको खबर पहुंची कि 400 असैसिन्स दाखिल हो गए, और वो तुम्हारे बिल्कुल मतलब जो मेन हेड है ना खान, ग्रेट खान के करीब पहुंच गए, तो किसी टाइम भी अटैक कर। तो उसने फिर लेकिन इसी दौरान अलाउद्दीन को मरवा दिया गया, उसके बेटे नहीं, और बाकी सैसन ने, कुछ सैसन जो बागी थे उन्होंने मिलकर मार दिया। तो ये तो प्लान आगे फुलफिल नहीं हो सका, और उतनी देर में उसने मोंगा खान ने अपनी फोर्सेस तैयार की, सिक्योरिटी सख्त कर दी, और वो सैसन उसके तक ना पहुंच सके। अब ड्यूरिंग द सेम पीरियड जो थे मंगोल जो थे वो पहुंच गए अलामुद का कासल के बाहर, और जो उनका मेन कासल था, इनका जो मेन फोर्ट था पर्शिया के अंदर। और उन्होंने जब पहुंचे तो अभी वो करीब ही पहुंच रहे थे हिली एरिया में, वही जो बड़ा किला मैं पीछे दिखाया था। तो जब वो करीब ही पहुंच रहे थे तो किले से नज़ारी इशू हुए, मतलब नज़ारी निकले अपनी तलवारों के साथ और अपने घोड़ों पे, और उन्होंने मंगोलों पे एकदम ऐसा फ्यूरियस अटैक किया, जबकि मैंने बताया जंग लड़ने कितना नहीं थे, जंग लड़ना नहीं ज्यादा उस स्किल में थे एक्सपर्ट्स, रादर ये असैसिनेशन के एक्सपर्ट्स थे। लेकिन इन्होंने उसके बावजूद मंगोलों पे अटैक किया, और ऐसा फिरोशियस अटैक था कि मंगोल हट गया, और मंगोल पीछे हट गया, और मंगोल वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने हाईलैंड पे, तो उनके फोर्ट पे तो हमला नहीं कर सके, और नज़ारियों की फौज ने उनको भगा दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जितने लो लैंड, क्योंकि पहाड़ों पे तो पौधे नहीं उगते और फसलें नहीं उगती, तो उन्होंने जितने लो लैंड थे वहां पे जो उनके फसलें थी, जो उनके छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, जो जो चीजें थी, जो रिसोर्सेज उनको फायदा दे सकते थे, वो सारे दिला के चले गए, तबाह करके चले गए मंगोल, ताकि जो अलामुद कासल है ना उसके रिसोर्सेज इवेंटली खत्म हो जाए। लेकिन मंगोल यहाँ से चले गए, और उनके अटैक से बच गए नजारी। 10,000 मंगोल थे टोटल, और हलाकू खान के अंडर उन्होंने फिर बाकी जो फोर्ट्स थे ना जो इनके, उन पे अटैक करना शुरू किया। और उनके जो ख्वारशा था वो तो वैसे ही चाहता था हार मानना मंगोलों के खिलाफ, जो उस दौर का इमाम था जिसने अपने बाप को मरवाया था। तो ख्वारशा ने तो सरेंडर करना ही करना था, लेकिन वो डरपोक इतना था कि वो फेस नहीं कर सकता था इनको, मंगोलों को। उसको डर था मेरे खिलाफ मुझे मार ना देना।
तो उसने ये किया कि उसने वो अपने किले में जाके छुप गया। वो अलमुद किले में नहीं था, वो दूसरे एक और किले में छुपा हुआ था। और असैसिन्स जो बाकी थे वो लड़ते रहे। और मंगोलों ने दिन रात 10,000 की फौज, जो जैसे पिक्चर में नजर आ रहा है, उन्होंने मतलब वो यूज की कैटापल्ट जिनको कहते हैं, जो पत्थर फेंकती हैं, और किले की दीवारें गिराई। और इवेंचुअली वो हाईलैंड जोन में दाखिल हो गए। अलमुद कासल नहीं, दूसरे जो किले थे उन्होंने, मेन कासल पे तो मैंने बताया वो रिट्रीट कर गया ना मंगोल। तो बाकी किलों पे हमला किया और इवेंचुअली उन्होंने जो जहाँ पे ख्वाजा छुपा हुआ था ना, उस किले में वो दाखिल हो गए। जब वो दाखिल हुए तो उन्होंने जो जो मतलब और उसके बाद कहते हैं कि जब मंगोल दाखिल हुए किले में, तो एक आखिरी जो ग्रुप था असैसिन्स का, वो इतने फिरोशियस थे और इतने मतलब फियरलेस थे कि उन्होंने भी मंगोलों की बड़ी फौज पे हमला कर दिया। कुछ थे वो, और उन्होंने भी बहुत सारे मंगोल मारे, लेकिन इवेंचुअली उनकी तादाद कम थी तो वो सारे मारे गए। और फिर ख्वाजा ने सरेंडर कर दिया। तो हलाकू खान ने फिर उसको फोर्स किया कि तुम जो है ना वो बाकी किलों को कहोगे वो सरेंडर कर दे। ख्वाजा को कहा कि बाकी फोर्ट्स को, बाकी किलों तक मैसेज भेजो, अपने जो वहाँ पे हेडक्वार्टर, बाकी जो प्लेसेस हैं, कि वो सरेंडर कर दें और अपने किलों के दरवाजे हमारे सामने खोल दें मुगलों के सामने। और ख्वाजा ने यही किया, उसने लेटर भेजा। कुछ ने तो उसकी मान ली बात, कुछ किलों ने सरेंडर कर दिया, लेकिन बहुत सारे किलों ने रेजिस्ट किया इस ऑर्डर को, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सेशंस जो थे वो सारे ख्वाजा के साथ नहीं थे। वो तो अलाउद्दीन वाली फिलोसफी पे ही, उसी सोच पे थे कि मंगोलों से लड़ना है। तो वो उन्होंने रेजिस्ट किया। स्पेशली अलामुद कासल जो उनका मेन हेडक्वार्टर था, और गॉड को एक और कासल था वो अलामुद के बिल्कुल साथ, वो वाला भी जो मेन कासल था। ये दो तीन किले इन्होंने रेजिस्ट किया। तो फिर आखिरकार मंगोलों ने अलामुद कासल का घेराव शुरू किया और उन्होंने वहां पे अटैक किया। पहले तो फ्ली कर गए थे, इस दफा वो बड़ी आर्मी के साथ आए दोबारा और उन्होंने घेराव किया। और 6 महीने की चीज हुई। 6 मंथ्स असैसिन्स इनसे लड़ते रहे, ऊपर से एरोज लाते, पत्थर फेंकते, जो जो तरीके से उन्होंने इनको किया। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स वो उन्होंने आखिर किले के अंदर दाखिल हो गए। लाकू खान दाखिल हो गया और उसने फिर सारे असैसिन्स वहां के मार दिए, किले की दीवारें गिरा दी। और सारा किला जो है वो गिरा के, जो थोड़ा बहुत, जो मैंने इसलिए कहा था कि रूइंस हैं अलामुद कासल की, सारा कासल नहीं खड़ा क्योंकि रूइंस हैं, बाकी मंगोलों ने तबाह कर दिया किला सारा। तो किला तबाह कर दिया, उसकी लाइब्रेरीज जो थी जला दी, उसके जो अंडरग्राउंड जो जो सीक्रेट्स थे, जो उन्होंने वहां पे जो जो ट्रेनिंग होती थी, जो जो सारा था, वो किले के अंदर ही जला जलू के खत्म कर दिया। इसलिए इनके बारे में कोई ऐसा पता नहीं चला। मैंने कहा था ना, रूमर्स कि कैसे ट्रेन करते, क्या कोई कुछ छोड़ा ही नहीं मंगोलों ने, वो एज यूजुअल सब कुछ जला के सब कुछ तबाह करके चले गए। अब हुआ ये कि अलामुद्दीन कासल ही वो किला था जिसके बारे में रूमर थी कि मैंने बताया था जब मंगोलों के सेशन में, कि उन्होंने बॉडीज फेंकी थी ना इन्फेक्टेड लोगों की मंगोलों ने। ये भी उन पे कहा जाता है, रूमर है। तो वो रूमर यही थी कि वो अलामुद्दीन कासल ही था जिसके ऊपर इन्होंने फेंकी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सेशन इतनी सख्ती से लड़ रहे थे, 6 महीने लड़ते रहते मुसलसल। तो इनको था कि कोई ऑप्शन नहीं, तो उन्होंने आखिरकार इन्फेक्टेड डेड बॉडीज फेंकना शुरू कर दी इनके ऊपर, ताकि जो किले के लोग हैं ना वो बीमार हो जाएं और फिर मंगोल दाखिल। और कुछ कहते हैं वो इस तरह सक्सीड किए। फिर ये है कि उसके बाद जब अलामुद कासल हो गया, तो बाकी उन्होंने जो गर्ड को, जो अगला किला था जो मेन था, उसकी सीज की, और वो 2 साल अंडर सीज रहा गर्ड को जो किला था। और वो भी इनसे टेक ओवर नहीं हो रहा था, मतलब मुसलसल 2 साल लड़ते रहे और वो इनसे हैंडल नहीं हो रहा था मंगोलों से। और ऑर्डर ऑफ सेशन तब भी वहां से भी इनसे लड़ता रहा। और फिर ये हुआ कि हलाकू खान ने जो फारशा था, जो जिंदा था इमाम इनका, उसको एक यंग मंगोल लड़की से प्यार हो गया और उसने उसको वो यंग लड़की दे दी। और उसके बाद ये है कि उसने रिक्वेस्ट की ख्वाजा ने कि मुझे जो तुम्हारा ग्रेट खान है उससे फेस टू फेस मिलना है। तो उसने इजाज़त दी हलाकू खान ने जाने की, और ये गया। और उन्होंने पीछे पीछे क्या किया, बादशाह की जितनी फैमिली थी उसका उसको मरवा दिया बदले के लिए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सेशंस ने उनके वो मारे थे ना, जो शुरू में मैंने बताया जनरल मारा था उनका, जगताई। वो उसका बदला लेने के लिए उसने बादशाह की जितनी फैमिली और रिश्तेदार थे वो सारे मार दिए। तो बादशाह अलबत्ता मौका खान के पास चला गया। जब उसके पास गया तो उसने, मौका खान ने बड़ा गुस्सा करके दिखाया उसको कि तुम्हारे और सैसन अभी तक हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और सी अंडर सीज हैं, लेकिन हार नहीं मानते। और उसने उसको वहां से निकाल दिया अपने जो भी हॉल था कराक्रम में। और फिर कहते हैं कि ख्वाजा वापस नहीं आया, वो रास्ते में ही उसको मंगोलों ने मार दिया बाद में, जब उसकी खान से मीटिंग हो गई थी। और फिर जितने नज़ारी लो लैंड में थे, हाई लैंड में थे, उनके सारे किले इवेंचुअली गिर गए। और जितने लो लैंड एरियाज में थे उनके 10,000 नज़ारी तो एटलीस्ट मंगोलों ने मार दिए। जो 10,000 इसमें नज़ारी इस्माइली थे उनका कत्लेआम किया। और काफ़ी ऑर्डर ऑफ सेशन बेसिकली उनके सारे किले भी गिरा दिए। और ऑर्डर ऑफ सेशन एक किस्म के ख़त्म हो गए। सर्वाइवर्स अभी भी थे, उनकी स्टोरी मैं बताता हूँ क्या हुआ। लेकिन मेजरली उन्होंने मंगोल इनके खिलाफ जीत गए। जब ये हुआ तो इसी दौरान हलाकू खान ने लेटर भेजा अब्बासी कैलिफ को बगदाद में। तब बगदाद खड़ा था अभी तक।
तब उसने लेटर भेजा बगदाद में कैलिफ को, और जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, मुस्तासम को जो लेटर गया था, उसने वो लेटर भेजा कि तुमने हमारी, उसने मांगी थी इस पूरे, क्योंकि बड़ा ऑर्डर फैसल ने तंग किया था, तो उसने अब्बासी खलीफे से मदद मांगी थी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ फैसल। तो उसने कहा था हमारी आके मदद करो यहाँ पे, तो मुस्तासम ने मदद नहीं की। इवन दो मुस्तासम जो था उसने पहले मुआहदा किया हुआ था मंगोलों के साथ कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुम्हारे खान को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने मदद नहीं की। तो हलाकुआ ने तब उसको लेटर लिखा था कि तुमने हमारी इनहेरिटिंग के खिलाफ मदद नहीं की, और अब ये सिर्फ शर्त है, अगर तुमने ड्रामा किया एक किस्म का हमारे साथ दोस्ती का, तो अगर तो तुम अभी भी सरवाइव करना चाहते हो तो मेरे सामने आके खुद माफी मांगो मेरे से, और अगर खुद नहीं आ सकते तो अपने जर्नैल और अपने गवर्नर को भेजो मेरे पास, ताकि वो आके माफी मांगे। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, और अगर फिर ना आए, तो फिर हम बगदाद खुद आए, मतलब फिर और वो होगा जो खुदा चाहता है, और फिर हम तुम्हारे, फिर बगदाद को हम तबाह कर देंगे, हम तुम्हारी औरतों को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे बंदे और बच्चे हर चीज मार देंगे, हर उनको मार देंगे, और तुम्हारे घर और बिल्डिंग जला देंगे, और बगदाद खत्म हो जाएगा। उसने ये वार्निंग दी थी, और मुस्तासिम ने बदले में उसको फिर कहा कि तुम यंग हो और तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, और बगदाद में पहले भी कैलिफ था और अब भी कैलिफ रहेगा, उसने चैलेंज कर दिया। और फिर हलाकू खान ने वही फौज जो उसने ऑर्डर ऑफ सेशन को खत्म करने के लिए यूज की थी, वो इकट्ठी करके वो चला गया टुवर्ड्स बगदाद, और फिर उसने बगदाद पे हमला किया और बगदाद तबाह हो गया। और वो तो वीडियो में काफ़ी क्लियर हो गया होगा अगर आपने वो देखी हो। अब जो ऑर्डर ऑफ साइलेंस के सर्वाइवर्स थे उनके साथ क्या हुआ, जो सर्वाइवर्स थे वो ममलूकों के पास चले गए, और उन्होंने ममलूकों के साथ जाके मुआहदा कर लिया, और सुल्तान बाइबर्स जो हेड था उससे ममलूकों का, उनके साथ उन्होंने मुआहदा किया। और फिर जब अंजलूद की जंग हुई, जो मैंने कहा था लास्ट और फर्स्ट टाइम जो अलायंस हुई थी मुसलमानों की, वो उसमें ममलूकों के साथ ऑर्डर ऑफ सेशंस भी थे जो मंगोलों के खिलाफ लड़े थे, और उन्होंने अपना बदला एक किस्म का पूरा भी किया जंग जीत के। और ममलूक्स जो थे बाद में वो उनकी सर्विसेज इस्तेमाल करते रहे अंजलूद के बाद भी। और सुल्तान बाइबर्स ने अपने यूरोप में जो दुश्मन थे वो भी एलिमिनेट करवाए ऑर्डर ऑफ सेशंस के थ्रू, जो उनके सर्वाइवर्स रहते थे। वी डोंट नो कितने सर्वाइवर्स थे, बट एवरेज कुछ होंगे, जितने भी थे उन्होंने किया। यूरोप में भी किंग्स मारे, इंग्लैंड का भी, फ्रांस का भी, डिफरेंट कुछ मिस भी हुए उनसे, लेकिन ये प्रॉपर चलता रहा। लेकिन वो पूरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की खत्म हो चुकी थी ऑर्डर ऑफ सेशंस की, बस यही थे जो सर्वाइवर्स थे और वो काम कर रहे थे, ममलूकों के अंडर करते रहे। इवेंचुअली उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट संभाल लिया। और फिर 14th सेंचुरी में जब इब्ने बतूता जो थे वो इब्ने बतूता का भी हमने पहले जिक्र किया हुआ है, जब वो आए मतलब इधर इजिप्ट में उन्होंने ट्रैवल किया था अपने सफर में, तो वो जब ममलूकों की जो स्टेट थी उस टाइम, तो उन्होंने जब ट्रैवल किया तो उन्होंने वहाँ रिपोर्ट करी अपनी किताब में ही कि जो वहाँ असैसन्स थे ना, असैसन्स वहाँ भी थे इजिप्ट में, और उनका अब वो एक फिक्स रेट पे काम किया करते थे, उनकी जॉब थी असैसन्स की प्रॉपर, और उनको पे पर मर्डर मिलता था, मतलब हर मर्डर पे पे मिलती थी, और उसके अकॉर्डिंग और फिक्स रेट पे वो सेट हुए हुए थे, उनको पे मिलती थी हर मर्डर पे। और अगर वो मारे जाते थे अपनी असैसिनेशन किसी की अटेम्प्ट में, तो उनकी फैमिली और उनके बच्चों को वो पैसे मिल जाते थे, और ये प्रॉपर उनका एक सिस्टम चल रहा था ममलूकों के। तो वो उनकी सर्विसेज इस्तेमाल करते रहे। और उसके बाद ऑर्डर ऑफ सेशंस का कोई पता नहीं हिस्ट्री में कहाँ क्या हुआ। अलबत्ता जो नज़ारी इस्माइली सेक्ट था वो अभी तक है, और उनका अभी भी इमाम है, लेकिन वो सेशंस नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन ऑर्डर ऑफ सेशंस का यही लास्ट रेफरेंस था जो इब्ने बतूता ने अपनी अपने जर्नी में रिकॉर्ड किया था। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सेशन का कोई नहीं था, वो यही था कि सेशंस का एक अब फील्ड बन गया। लेकिन इन्होंने मंगोलों से बदला ले लिया, और बड़े ही समझदार सेशंस थे, और एक प्रॉपर उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। और हमारे लिए स्टोरी में यही है कि जो हम कह रहे होते हैं ना कि वो फ्री मेसन्स थे, इल्यूमिनाटीज थे, और हम बहुत सारी डिस्कशन करते हैं, बट इवन मोर देन दैट इस तरह के ग्रुप्स भी थे। जिस तरह के फ्री मेसन्स थे, जिस तरह के इल्यूमिनाटीज थे, उसी तरह के ये भी थे। एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन थी जो असैसिन्स की ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा भी थोड़ा सा इस तरह का है कि मतलब वो कॉन्स्पेरेसी हमारे टॉपिक पे भी बन सकती है, सिर्फ अंग्रेजों के नहीं बन। तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा मेरी नज़र में इंटरेस्टिंग था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को कराऊं। और ये थोड़ा रेफरेंस भी ऐड करता है जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो, कि कोई किंग असैसिनेट हुआ तो क्यों हो रहा था उस दौर में, क्योंकि बॉर्डर ऑफ असैसिन के हाथ में असैसिनेट होते थे मोस्ट। तो ये था लेक्चर आज का। अब आप रिकॉर्डिंग रोक दें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें।